आपके YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने देखे, आप जानेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 22। तो इसमें हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे आर्टिकल 21 के बारे में कि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के प्राणों को उससे नहीं छीना जाएगा। न तो राज्य छीन सकती है, न तो कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्राणों को छीन सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आपको ये अधिकार है कि आपके प्राणों को कोई भी नहीं छीन सकता है, तो आप भी अपने प्राणों को नहीं छीन सकते। इसका मतलब हुआ कि आप भी आत्महत्या नहीं कर सकते। आपको जब अधिकार है कि आपके प्राणों को कोई नहीं छीन सकता है, तो आप भी अपने प्राणों को नहीं छीन सकते, आप भी आत्महत्या नहीं कर सकते। इसमें यह कहा गया है। अब आप आत्महत्या नहीं कर सकते, और आप देखेंगे कि वाहन चलाते समय दो पहिया वाहन रहेगा या चार पहिया वाहन रहेगा तो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य होता है। तो हेलमेट और सीट बेल्ट जो होता है किस लिए होता है? आपको चालान से बचने के लिए नहीं होता है, बल्कि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। हेलमेट और सीट बेल्ट अगर कोई नहीं पहना रहता है, पुलिस चालान कर देती है। इसलिए करती है कि उससे हेलमेट और सीट बेल्ट को न लगाने से आपका जीवन असुरक्षित है, क्योंकि आर्टिकल 21 यही कह रहा है किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति के प्राणों को नहीं छीना जाएगा। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी के प्राणों को छीना जा सकता है, वैसे नहीं छीना जा सकता है। तो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग किसमें है? इसी में है। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग भी इसी में है कि हेलमेट और सीट बेल्ट आप लगाए रहेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग आवश्यक होता है। अब इसमें देखेंगे कि प्राण कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी। इसमें पर्सनल लिबर्टी के भी बारे में बताया गया है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि केवल आपको जीवन जीना ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि जीवन कैसे जीना है, जीवन को आपको अच्छा जीवन जीना है। कैसे जीना है? गरिमामय जीवन आपको जीना है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी परिस्थितियां होती है, जो भी दफाएं होती है, सबको इसमें आर्टिकल 21 में रख दिए गए हैं कि वो आपका अधिकार हो जाता है, वो दफाएं आपकी अधिकार हो जाती है। आपको जीवन जीना है तो आपको पर्यावरण कैसा चाहिए? आपको शुद्ध पर्यावरण चाहिए, ताकि आप शुद्ध पर्यावरण में सांस ले सके। प्रदूषित अगर पर्यावरण रहेगा तो आपके जीवन को उससे खतरा रहेगा, आपको उससे बीमारियां हो सकती है। तो शुद्ध पर्यावरण रहेगा तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो शुद्ध पर्यावरण का भी अधिकार इसमें क्या है? शुद्ध पर्यावरण का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में ही शुद्ध पर्यावरण का भी अधिकार आ जाता है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें प्राइवेसी का भी अधिकार आपका है। कौन सा अधिकार? प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार। इसमें आपका प्राइवेसी का भी अधिकार आ जाता है। प्राइवेसी मतलब निजता। निजता का अधिकार कहने से मतलब ये हुआ कि आपको ये अधिकार है कि आप अपनी गोपनीय जानकारियों को किसी दूसरे को अगर ना चाह रहे साझा करना है, तो कोई आपसे जबरदस्ती आपकी गोपनीय जानकारियों को नहीं पूछ सकता। जैसे आप देखेंगे कि आपके फोन में पैटर्न लगा रहता है, लॉक लगा रहता है, तो उस पैटर्न या लॉक को आपसे कोई भी जबरदस्ती नहीं पूछ सकता है, क्योंकि आपका कौन सा अधिकार है? आपका प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है। आपके जीवन के ही अधिकार में ये सारे अधिकार आते हैं। तो जबरदस्ती आपसे आपके प्राइवेसी के अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। अगर छीनने की कोशिश करेगा तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें आगे आप देखिए, इसमें विदेश यात्रा का भी अधिकार है। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो विदेश यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। विदेश यात्रा, अब आप इसमें ये देखेंगे कि आप आर्टिकल 19 के 4 में भी पढ़े थे कि घूमने का अधिकार। 19(4) में भी यही था कि घूमने का अधिकार, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। उसमें ये था कि आप भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? इसमें विदेश यात्रा है, भारत के बाहर आप कहीं भी
घूम सकते हैं, भारत के बाहर आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो विदेश यात्रा का अधिकार किस में आ जाता है? विदेश यात्रा का अधिकार भी इसी आर्टिकल में आ जाता है, आर्टिकल 21 में ही आ जाता है। इसमें आपको शयन का भी अधिकार है। कैसा अधिकार? शयन, मतलब इसमें आपको सोने का भी अधिकार, इसमें आपको आपके सोने के अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका कौन सा अधिकार है? ये आपका मूल अधिकार है। आपके जीवन के अधिकार में ये सारी चीजें आ जाती है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन के अधिकार के बारे में कहता है। आपका जीवन आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, और अच्छे जीवन के लिए जो भी दफाएं, जो भी परिस्थितियां होगी, उन परिस्थितियों को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। उन परिस्थितियों को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अब हम अगला आर्टिकल देखेंगे कौन सा है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 21 का। अगला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21 का। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जहां कभी आगे भी आपको जिस किसी भी आर्टिकल में अगर आपको क मिले, ब्रैकेट में मान लीजिए आर्टिकल के बाद आपको क मिले, तो सब क्लास मिल जाए, क मिल जाए, ख मिल जाए, ग मिल जाए, घ मिल जाए, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये मूल संविधान में ये नहीं था, मूल संविधान में ये नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के जरिए इसे बाद में जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21 का इसका मतलब तो ये हुआ कि ये भी नहीं होगा मूल संविधान में। हाँ, ये भी मूल संविधान में नहीं था। इसे मूल संविधान में आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 का नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। अब पहले 21 का में हम देख लेते हैं क्या है। तो 21 का में है शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 का में शिक्षा के अधिकार के बारे में कहा गया। इसमें यह कहा गया है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा। अब ये संविधान में कब जोड़ा गया ये आर्टिकल? इस आर्टिकल को 86वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन? 86 नंबर के संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन के जरिए इस आर्टिकल को जोड़ा गया है। आर्टिकल जो है ये मूल संविधान में नहीं था, आर्टिकल 21 का मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अब राज्य की ये जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा। ये जो शब्दावली दी गई है, पहले जब ये नहीं जोड़ा गया था तो ये शब्दावली डीपीएसपी भाग 4 में डीपीएसपी दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए। तो डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में ये शब्दावली दी गई थी। जब इसे चेंज कर दिए गए तो इसे अब क्या बना दिए गए? आर्टिकल 21 का में रख दिए गए। इसका मतलब ये क्या है? मूल अधिकार। ये क्या है? मूल अधिकार है। आप देखेंगे आर्टिकल 12 से 35 में जिसे भी रख दिए जाए वो क्या बन जाता है? वो मूल अधिकार बन जाता है। तो अब प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। उसके इस अधिकार से उसे कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अगर कोई वंचित करने का प्रयास करेगा तो वो छोटा बच्चा कहाँ जा सकता है बताइए? वो छोटा बच्चा कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके वो हाई कोर्ट जा सकता है। वो छोटा बच्चा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति, उसका अभिभावक या कोई भी व्यक्ति जा सकता है। तो छोटे बच्चे का अधिकार है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आर्टिकल 20 और 21, कौन सा आर्टिकल? 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको सामान्य स्थिति में ये सारे अधिकार मिले हुए होते हैं, लेकिन देश में जब कभी भी इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो आपके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कौन निलंबित करता है? राष्ट्रपति महोदय निलंबित करते हैं। तो मूल अधिकारों को निलंबित करने की जिम्मेदारी, निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और मूल अधिकारों में अगर एकदम टोटल रूप से कटौती करना पड़े, मूल अधिकारों को हटाना पड़े, तो ये अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए अगर निलंबित करना पड़े तो ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी दशा में कभी भी राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते। बाकी और सारे अधिकारों को राष्ट्रपति महोदय निलंबित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। न ही संसद इन अधिकारों में कोई भी कटौती कर सकती है।
तो ये आपका हो गया आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 का। अब हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 22। अगला आर्टिकल हम देख लेंगे आर्टिकल 22, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। अगला आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 22 में क्या है। अब हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या दिए गए, देखिए आर्टिकल 22 में ये कहा गया है, जब किसी भी व्यक्ति पर, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कर दे रहा है तो उस व्यक्ति को भी कुछ अधिकार होंगे। कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, वो अपराधी घोषित हो जा रहा है, तो उस व्यक्ति को भी कुछ अधिकार होंगे। तो उस व्यक्ति को 3 अधिकार मिले हुए हैं। कितने अधिकार? 3 अधिकार। अपराध अगर कर दिया गया तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा। अब इस हिरासत के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जब अपराध कर देगा, उसे सजा सुनाई जाएगी, तब उसे हिरासत में लिया जाएगा। या तो कुछ ऐसी कैटेगरी होती है कि जिससे कि अपराध करने के पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपराध करने के पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोनों में अंतर है। पहला हम देखेंगे कि सामान्य विधि के तहत जो गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को 3 अधिकार मिलेंगे। कितने अधिकार? 3 अधिकार। पहला देखिए, पहला अधिकार यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। कौन सा अधिकार? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानने का, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा, उस व्यक्ति का ये अधिकार है, वो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी से पूछ सकता है कि आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे, हमने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आप हमें गिरफ्तार कर रहे। तो ये उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। अब हम अगला देखेंगे, दूसरा क्या है। दूसरे में है कि वकील। अब वो व्यक्ति अपनी पसंद का क्या रख सकता है? वकील रख सकता है। उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपनी ओर से केस लड़ने के लिए एक वकील रख सकता है। वकील के अधिकार को उससे कोई नहीं छीन सकता है। जिस व्यक्ति को सामान्य विधि के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, उस व्यक्ति के लिए ये सारे प्रावधान है कि वकील रखने का उसे अधिकार है। दूसरे में क्या कर रहा है कि वो व्यक्ति अपनी ओर से अपना केस लड़ने के लिए वकील की मदद ले सकता है, वकील को रख सकता है। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरे में ये कह रहा है कि जब जिस टाइम पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उस टाइम से 24 घंटे के अंदर, कहा उसे 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कहा 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष। आप इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रस्तुत करना है? न्यायालय, जज साहब के सामने उसे प्रस्तुत करना है। तीसरा अधिकार उसका यह है कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये अधिकार किसे मिले हुए हैं? ये अधिकार उस व्यक्ति को मिले हुए हैं जो सामान्य विधि के तहत गिरफ्तार होगा। लेकिन एक गिरफ्तारी और होती है, एक गिरफ्तारी वो होती है निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी होती है। ये क्या हो गया? ये गिरफ्तारी वो हो गई कि कोई भी व्यक्ति, इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करने पर नहीं गिरफ्तार होता है, बल्कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि उसे सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि शक क्या होता है? शक ये होता है कि अगर उस व्यक्ति को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया तो उस व्यक्ति के कारण भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है, बड़ा अपराध हो सकता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कोई नेता हो गया, नेता हो गया अपने समर्थकों को बुलाकर उन्हें क्या कर रहा है? वहां पर भड़काऊ भाषण दे रहा है। भड़काऊ भाषण मतलब उसके उस भड़काऊ भाषण से हिंसा हो सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो क्या कर लिया जाएगा? उसे, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा शक के आधार पर, क्योंकि उसके कारण कोई बड़ी घटना हो सकती है। अब यहाँ आपको ये देखना है क्या वो व्यक्ति कोई अपराध किया है, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी अपराध नहीं किया है, लेकिन भविष्य में उसके कारण कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। तो निवारक निरोध अधिनियम के तहत जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलते। उन व्यक्तियों को ये क्या, उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताया जाए, वकील नहीं रह सकता, मजिस्ट्रेट सामने उसे प्रस्तुत नहीं, पेश नहीं किया जाएगा, उसे कहीं नजरबंद कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो अधिकार है किसके तहत? निवारक अधिनियम।
निवारक अधिनियम के तहत जो गिरफ्तार होंगे उन्हें ये अधिकार नहीं मिलेगा। क्या उन्हें अधिकार मिलेगा? उन्हें ये अधिकार, ये सारे अधिकार नहीं मिलेगा। इसका एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे जब जम्मू कश्मीर से 3 से 70 हटाया गया था, उसमें ये देखेंगे हटाने के पहले ही उस समय जम्मू कश्मीर के नेताओं को क्या कर दिए गए थे? नजरबंद कर दिए गए थे। क्यों? क्या उन नेताओं ने कोई अपराध किया था जो नजरबंद कर दिया गया था? क्योंकि इसमें उन लोग, इसलिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया था क्योंकि उनके कारण कोई भी घटना हो सकती थी। उन्होंने एक्चुअल में कोई भी अपराध नहीं किया था, तो इसीलिए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आप आर्टिकल 22 में देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसे 3 प्रकार का अधिकार होगा। उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा, उसे अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार होगा, उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार होगा। लेकिन ये अधिकार किसे नहीं मिलेगा? जिस व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, और विदेशी व्यक्तियों को भी ये अधिकार नहीं मिलते। इस प्रकार आप देखेंगे कि आर्टिकल 22 हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।